साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज इस क्लास में हम जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन से 1857 की क्रांति को डिस्कस करने वाले हैं। 1857 की क्रांति को समग्र रूप से पढ़ेंगे और उसमें बिहार के विशेष संदर्भ को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछा जाता है वो समग्र रूप से 1857 की क्रांति से पूछा ही जाता है। उसके साथ में बिहार के विशेष संदर्भ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान था, या बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी, वैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर समग्र रूप से 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और उसमें बिहार के विशेष संदर्भ को भी शामिल करेंगे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले हम इस टॉपिक की भूमिका को डिस्कस करेंगे, फिर हम विद्रोह के कारणों को देखेंगे। विद्रोह के कारणों को पढ़ने के बाद में इस विद्रोह का कैसे प्रसार होता है, उसमें जो प्रमुख शामिल नेता और उन विद्रोहों को कैसे अंग्रेजों के द्वारा दमित किया जाता है, उस बात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान को देखेंगे और उसमें भी हम बापू वीर कुंवर सिंह की भूमिका को विशेष तौर पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। विद्रोह क्यों असफल होता है, उनके कारणों को भी देखेंगे। विद्रोह की क्या प्रकृति थी, विद्रोह के क्या परिणाम, क्या प्रभाव निकल कर आते हैं, इसमें हम बिहार के विशेष संदर्भ को शामिल करेंगे। और अंत में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष, यानी ओवरऑल इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर करते हुए हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी 71st बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए एवोकाईएस के संकल्प बैच 2.0 मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों का 71st बीपीएससी मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, बाकी 72 बीपीएससी की भी अगर आप प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर मेंस की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे केवल आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक एड ऑन करने होंगे 72 बीपीएससी मेंस के टाइम में। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। वीकली सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और एक ऐसे आपको लिखने के लिए दिया जाता है। टेस्ट के बाद में आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है, इनके मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। एक नॉमिनल फीस है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया है, कैसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे 6306473800 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1857 की क्रांति की सबसे पहले हम भूमिका को देखते हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपकी भूमिका, आपका इंट्रो पार्ट क्या हो सकता है। 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा और व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। आप जानते हैं कि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे। सर्वप्रथम इनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन 1757 का जो प्लासी वार होता है उसमें ब्रिटिश कंपनी विजय होती है। देन 1764 के बक्सर वार के बाद में ब्रिटिश कंपनी अपना औपनिवेशिक शासन भारत में जमाने के लिए कई साम्राज्यवादी नीतियों को इंट्रोड्यूस करती है और उसी का परिणाम होता है ये 1857 की क्रांति। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों आदि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय राजा जो थे, जो शासक थे, जो जमींदार थे, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, इन सभी को जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यह धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में भड़का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दिया था। तो ये आप अपने इंट्रो पार्ट में लिख सकते हैं। इस टॉपिक की भूमिका हो गई। अब हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के कौन से प्रमुख कारण थे। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामाजिक कारण थे जो निम्नवत हैं। तो हम एक एक करके अब कारणों को देखेंगे। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के पीछे हम आर्थिक कारणों को देखेंगे। ब्रिटिश कंपनी की एक तरफा मुक्त व्यापार नीति जो 1813 चार्टर एक्ट के तहत लाई गई थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई थी। परंपरागत तकनीक से बने हुए भारतीय वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी, फलस्वरूप भारतीय शहरी शिल्प व अन्य उद्योगों को अकल्पनीय क्षति हुई।
तो यहाँ पर होता क्या है, ब्रिटिश शासन की जो एक तरफा मुक्त व्यापार नीति होती है जो 1813 में लाई जाती है, इस नीति के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में आयात करने की पूरी छूट मिल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी होती है। औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात क्या होता है, इंग्लैंड में आधुनिक कारखाने उद्योग इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, जिसके कारण वहां की तकनीकी से जो बनी हुई वस्तुएं होती थी उनका भारतीय वस्तुएं जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी, वे सस्ते होते थे। जिसके कारण होता क्या है कि भारतीय जो शहरी हस्तशिल्प और जो कुटीर उद्योग होते हैं भारत के, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। विलियम बेंटिंग ने 1834-35 की अपनी रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था भारत के ह्रास होते उद्योग कारखानों के संबंध में। वाणिज्य के इतिहास में इस तरह की दुर्दशा की कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी हुई पड़ी थी। आप जानते हैं भारत का जो कोर उद्योग था उस टाइम पे वो था कपास रेशम का उद्योग। ब्रिटिश कंपनी की एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो भारत के रेशम उद्योग यानी वस्त्र उद्योग पर पड़ा था। क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, आधुनिक उद्योगों की मदद से इंग्लैंड में जो वस्त्र निर्माण किया जाता था वो भारत के वस्त्र निर्माण की तुलना में अधिक आकर्षक था और अधिक सस्ते भी होते थे। ऐसे में भारत के जो वस्त्र उद्योग के जो कारखाने थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे। और इसी संदर्भ में विलियम बेंटिंग ने अपनी रिपोर्ट 1834-35 में ये स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। वाणिज्य के इतिहास में इस तरह की दुर्दशा की कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। रेल सेवाओं के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र लघु उद्यम भी नष्ट होने लगे। क्योंकि इस तरह के जो वस्त्र वगैरह होते थे वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गए थे रेल सेवा आने के बाद, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लघु उद्यम थे वे भी नष्ट हो गए थे। एग्रीकल्चर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था। दूसरा, भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से भारतीय किसानों के ऊपर उच्च लगान दरें निर्धारित की गई थी, जिसके कारण जो किसान होते थे वो साहूकारों के ऋण जाल चक्र में फंस जाते थे। फलतः वे अधिक दरिद्रता की चौखट पर आ खड़े हुए थे। भू राजस्व व्यवस्था में आप स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, इसे देख सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो कृषि का वाणिज्यीकरण और भू राजस्व व्यवस्था के कारण भारतीय किसान उच्च लगान दर और साहूकारों की ऋण जाल चक्र में फंसकर दरिद्रता की यानी अत्यधिक गरीबी की चौखट पर आ खड़े हुए थे। इन भू राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की जो भूमियां होती थी वो जमींदार साहूकारों के द्वारा छीन ली जाती थी, उन पर इतना ज्यादा ऋण जाल और उच्च लगान की दर को थोप कर, राइट। तो ऐसे में जो किसान भारत के थे वो अत्यधिक गरीब हो गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में एक स्टेटमेंट भी दिया था। सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। यह स्टेटमेंट भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था। ऐसे स्टेटमेंट ही आपके आंसर को इनरिच करते हैं, इसलिए इन्हें आपको याद करना होगा। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी की अन्य शोषणकारी आर्थिक नीतियां जैसे बेगारी, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी अधिकारियों का चयन, आदिवासियों के जंगल व जमीन को हड़पना, जिसके कारण हम कई आदिवासी विद्रोहों को देखते हैं, अकाल के दौरान उच्च कर व लगान वसूलना, भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम से इंग्लैंड में उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचाना, जबकि दूसरी ओर भारत के उद्योगों को नष्ट करना। वस्तुतः भारत कच्चे माल का निर्यातक और इंग्लैंड से तैयार माल का आयातक बनकर रह गया था। इसके संबंध में भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जॉन सुल्विन का, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास के रहते हैं। उन्होंने कहा था, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। टेम्स नदी के किनारे ही आप जानते हैं इंग्लैंड बसा हुआ है। तो उस संबंध में जॉन सिल्विन के द्वारा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश प्रणाली है एक ऐसे स्पंज के रूप में काम कर रही है जो गंगा के किनारे से यानी भारत से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और उसे फिर टेम्स के किनारे यानी इंग्लैंड में निचोड़ देती है। तो ये प्रमुख आर्थिक कारण थे 1857 की क्रांति के संबंध में। राजनीतिक कारणों को देख लीजिए। कंपनी की भारतीय रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण की नीति, सहायक संधि जो वेलेजली की थी,
हड़प नीति या जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, डलहौजी के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सभी साम्राज्यवादी नीतियां इस विद्रोह का कारण बनती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे डलहौजी ने जो व्यपगत सिद्धांत लाया था, इसके तहत सतारा को 1848 में, जैतपुर व संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854 दिन, अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो डलहौजी का जो ये हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत है, इसके तहत कई भारतीय साम्राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया जाता है, अलग अलग यहाँ पर नीतियों को इंट्रोड्यूस करके इस व्यपगत सिद्धांत के तहत। वस्तुतः जो भारत के राजा होते हैं, जो नरेश होते हैं, वे ब्रिटेन के प्रति गहरे असंतोष व घृणा की भावना उनमें उत्पन्न होती है और देखते हैं कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, उनमें मुख्य रूप से भारतीय नरेश भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं, अवध से बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, उधर पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के द्वारा। इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इस हड़प नीति के द्वारा इन राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, जिससे भारतीय नरेशों में भी ब्रिटेन के प्रति गहरे असंतोष और घृणा की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा हम देखते हैं, राजनीतिक कारणों में मुगल सम्राट जो बहादुर शाह होते हैं, इनके प्रति भी दुर्व्यवहार किया जाता है। ब्रिटेन ने मुगल सम्राट को नजराना देना और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना समाप्त कर दिया था। मुद्राओं से सम्राट का नाम हटा दिया था और बादशाह पद समाप्त करके सम्राट को किला छोड़ने का, जो लाल किला होता है, उसे छोड़ने का आदेश दिया था। तो मुगल सम्राट के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ऐसे में भारत के लोग जो अभी भी मुगल सम्राट के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते थे, उनमें भी आक्रोश जागा। नाना साहब के साथ भी अन्याय हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के पेशवा पद को जो है अस्वीकार कर दिया था और 8 लाख रुपए का जो वार्षिक पेंशन देने की बात की गई थी, उसको भी नाना साहब को जो है देना बंद कर दिया था। फलतः नाना साहब जो है इस दौरान ब्रिटेन के शत्रु बन गए। तो नाना साहब के साथ भी यहाँ पर विद्रोह होता है। जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होते हैं, इन्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो दी जाती थी, वो बंद कर दी गई थी। ब्रिटिश राज्य की शांति की नीति, जिसके कारण जो पिंडारी, ठग और अन्य अनियमित सैनिक जो भारतीय रियासतों की सेनाओं के अंग होते थे, वे समाप्त कर दिए गए थे। ऐसे में जो सैनिक थे, अब वे इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए थे। कुवो वारंटों का बारंबार उपयोग करके जमींदारों को जो है उनकी जमीन से विस्थापित किया गया था, जिसके कारण कई जमींदार सामंत भी इस विद्रोह का हिस्सा बनते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण जो आप नाम देखते हैं, वो बिहार के जागीरदार वीर कुंवर सिंह का नाम देखते हैं, जो जगदीशपुर के ये जमींदार होते हैं। राइट। तो ये कुछ राजनीतिक कारण हैं इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में। प्रशासनिक कारणों की बात करें तो कंपनी प्रशासन, विशेष रूप से पुलिस और न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट घसोट व्याप्त थी। तो कंपनी के प्रशासन में देखते हैं, पुलिस अधिकारी, न्याय व्यवस्था दोनों ही भारतीयों के साथ जो है पक्षतापूर्ण व्यवहार करती थी। सरकार जनहित कार्यों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। इसलिए इस दौरान जो भीषण अकाल पड़े थे, उनमें भी प्रशासन के द्वारा जो है उदासीन रवैया दिखाया गया, जिससे जनता के प्रति जो है जनता के अंदर जो है आक्रोश उपजा। सेना में ऊंचे पदों पर भारतीयों की भर्ती नहीं की जाती थी। सर सैयद अहमद खान ने भी इस संबंध में कहा था कि विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण जनता को प्रशासकीय तंत्र में प्रविष्ट न होने देना था। तो प्रशासनिक कारणों में आप ये 2-3 पॉइंट बता सकते हैं कि पुलिस और न्याय व्यवस्था का पक्षतापूर्ण व्यवहार, सरकार का द्वारा जनहित कार्यों में अपनी जिम्मेदारी का ना समझना, और खासकर उस दौरान जब प्रशासन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, जैसे भीषण अकाल जब पड़ते तब भी प्रशासन जो है उदासीन रहती थी। इस स्थिति में जनता के अंदर जो है आक्रोश उपजा। सेना में ऊंचे पदों पर भारतीयों की भर्ती नहीं की जाती थी। तो ये सभी प्रशासनिक कारण इस विद्रोह के पीछे मौजूद थे। अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण कौन से थे। ब्रिटेन द्वारा भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। जैसे बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह प्रथा को मान्यता दी गई थी। डलहौजी के द्वारा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 और लेक्स लॉकी अधिनियम 1850 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन किया गया था।
अब इन नियमों के तहत ईसाई धर्म अपनाने पर भी संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता था। पहले अगर धर्मांतरण कोई करता था तो उसको संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन डलहौजी के द्वारा इन कानूनों के तहत अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। इन सभी नियमों के कारण भारतीय परंपरावादी और जो रूढ़िवादी थे उनमें जो है असंतोष फैला। दूसरा आप देख सकते हैं सामाजिक धार्मिक कारणों में कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीय समाज की जो मूल विशेषताएं थी, जैसे रहन सहन, उनका खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार और व्यवहार, इन सभी को समाप्त करने का काम किया। भारतीय रूढ़िवादी जनता ने रेल, तार आदि वैज्ञानिक प्रयोगों को अपनी सभ्यता के विरुद्ध माना। पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। उस टाइम स्कूल, अस्पताल, दफ्तर और जो सेना थी उनमें ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसके द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश किया गया और ईसाई मिशनरियों ने स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, सेना को जो है ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया। तो ये सभी जो कारण हो रहे हैं, इससे ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है सामाजिक और धार्मिक जीवन में, इससे जो भारत का एक परंपरावादी और रूढ़िवादी समाज था उसमें जो है असंतोष भड़क रहा था ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों की जो मूल संस्कृति थी, जो भारतीयों की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें कुठाराघात किया जा रहा था। भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति भी अपनाई गई, जैसे भारतीयों को रेलों में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर करने का अधिकार नहीं दिया। ब्रिटेन द्वारा संचालित क्लबों और होटलों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। तो ये सभी भेदभाव की नीतियां और अंग्रेजों के द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को भारतीय सभ्यता के ऊपर थोपना और भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना, ये सभी 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक धार्मिक कारण बन जाते हैं। सैनिक कारण भी थे। डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार भारतीय सैनिकों के रोष के निम्नलिखित कारण थे। तो ये आप कोट कर देंगे तो आपकी जो बात है और भी तार्किक हो जाती है इस तरीके के नाम स्टेटमेंट लिखने पर, कि डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार भारतीय सैनिकों में रोष के कई कारण थे। जैसे बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे। जब 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया कुशासन का आरोप लगाकर, तो उससे जो है असंतोष उत्पन्न हुआ। दूसरा आप कारण देख सकते हैं, भारतीय सेना सैनिकों को तुलनात्मक रूप से अपने समकक्ष ब्रिटिश सैनिकों से बहुत कम वेतन मिलता था, यानी रैंक समान होती थी भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक की, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों को जो है तुलनात्मक रूप से ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। 1824 में बैरकपुर की एक रेजिमेंट को वर्मा जाने का आदेश दिया गया। सैनिकों ने विरोध किया क्योंकि समुद्र पार करने का अर्थ था धर्म का नष्ट हो जाना। उस दौरान भारतीय परंपरा में समुद्र पार किए जाने पर धर्म नष्ट हो जाएगा, ये बातें व्याप्त थी। ऐसे में जब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीयों को समुद्र पार करके अपनी सेवाएं देने के संबंध में नीतियां बनाई गई, तो भारतीय सैनिकों के द्वारा उसका विरोध किया गया। जैसे सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 लाया गया था कैनिंग के द्वारा, जिसके तहत सरकार सेना को आवश्यकता अनुसार कहीं भी भेज सकती थी, समुद्र पार भी। तो इस अधिनियम का भारतीय सैनिकों के द्वारा विरोध किया गया था और भारतीय सैनिकों में ये असंतोष का कारण जो है लगातार बनता जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का भी प्रभाव देखा गया इस 1857 की क्रांति के पीछे। अंग्रेजों की प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 के मध्य होता है, पंजाब युद्ध 1848 से 49 के मध्य होता है और क्रीमिया युद्ध 1854 से 56। इन युद्धों में अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी, जिससे यह धारणा टूट गई कि अंग्रेज अपराजेय हैं। भारतीय क्रांतिकारियों को इनसे प्रेरणा और आशा मिली कि हम भी अंग्रेजों को पराजित करके जो है उन्हें भगा सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का प्रभाव भी भारतीय क्रांतिकारियों के अंदर प्रेरणा और आशा का स्रोत बनी, जिसमें अंग्रेज जो हैं इन प्रमुख युद्धों में अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी। तो अब भारतीय क्रांतिकारियों में भी ये आशा जगी कि अब हम भी जो है अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं, इन्हें भगा सकते हैं। तत्कालिक कारण क्या बना? तत्कालिक कारण में आप देखते हैं जो नई एनफील्ड बंदूकों का प्रवेश किया गया था और उसके अलावा उस टाइम आटे में हड्डी के चूर्ण की मिलावट है, ये सभी अफवाहें व्याप्त थी। और खासकर जो नई एनफील्ड बंदूकें का जो प्रवेश हुआ, ये
प्रमुख रूप से तत्कालिक कारण बनता है इस 1857 की क्रांति का। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी मौजूद है। चूंकि ये जो नई एनफील्ड बंदूकों का प्रवेश किया गया था, इन बंदूकों में कारतूस को भरने से पहले इन्हें दांतों से काटना पड़ता था और चर्बी वाले इन कारतूसों में यह अफवाह फैल गई थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। ऐसे में हिंदू मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं की ये विरुद्ध था। आप जानते हैं हिंदू गाय को पूजनीय मानते हैं और मुसलमान जो है सुअर से जो है घृणा करते हैं। ऐसे में हिंदू मुसलमानों दोनों सिपाहियों के लिए ये धार्मिक भावना के विरुद्ध था। वस्तुतः चर्बी वाले कारतूसों ने धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। फलतः इस विरोध के चलते उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दे दी गई थी। लेकिन 6 मई 1857 को सैनिकों ने फिर विरोध किया और इसे देखकर कंपनी ने सैनिकों के हथियारों को जब्त करना शुरू किया, सैनिकों को सजा देना शुरू किया और उन्हें कैद किए जाने लगा। तब जो सैनिक हैं वो विद्रोह पर उतर आए और अंत में मेरठ से 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध करके विद्रोह की घोषणा कर दी। इस तरह हमने डिटेल में 1857 की विद्रोह के कारणों को देखा। विद्रोह के कारणों की सभी डायमेंशन को हमने यहाँ कवर किया। आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रभाव और अंत में 1857 की क्रांति के पीछे के तत्कालिक कारणों को देखा। अब हम देखते हैं विद्रोह का प्रसार। यहाँ मेरठ से 10 मई 1857 को विद्रोह की घोषणा कर दी जाती है सैनिकों के द्वारा। अब विद्रोह का प्रसार जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। विद्रोह का प्रसार और उस विद्रोह में शामिल नेता, प्रमुख नेतृत्वकर्ता और उन विद्रोहों को दबाने में जो अंग्रेज होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर भारत का एक मैप बना दिया और भारत के मैप में उन प्रमुख क्षेत्रों को दिखा दिया जहां पर इस विद्रोह का प्रसार देखा गया। यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली, और दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और सेनापति बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को दबाने के लिए जिन अंग्रेजों का नाम आता है उसमें जॉन लॉरेंस, निकोलसन और विल्सन प्रमुख थे। 11 मई 1857 को सिपाहियों का एक जत्था दिल्ली पहुंचा। 10 मई 1857 को मेरठ से इस विद्रोह की घोषणा की गई। उसके बाद ये सभी सैनिक दिल्ली की तरफ कूच किए और 11 मई 1857 को सिपाहियों का एक जत्था जो है दिल्ली पहुंच जाता है और बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया जाता है। हालांकि दिल्ली का जो वास्तविक नेतृत्व करते हैं वो सेनापति बख्त खां के द्वारा किया जाता है। बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तब उन्हें रानी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया जाता है, जो तत्कालीन समय में ये बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। तो इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, म्यांमार भेज दिया जाता है, जहां 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दिल्ली के संबंध में आप बता सकते हैं। उसी तरीके से आप लखनऊ के बारे में बता देंगे। लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ के विद्रोह को दबाने वाले जो प्रमुख ब्रिटिश थे उनमें हेनरी लॉरेंस का नाम आता है। हालांकि ये मारे गए थे विद्रोह को दबाते समय। हैवलॉक और आउटड्रम ये भी असफल रहे, लेकिन बाद में कॉलिन कैंपवेल ने गोरखों की सहायता से जो है लखनऊ के इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की थी। बेगम हजरत महल जो है नेपाल में शरण लेनी पड़ी इनको। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और इस नेतृत्व में उनके भाई अमर सिंह ने भी उनका साथ दिया। जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु होगी उसके बाद बिहार में जो नेतृत्व संभाला वो उनके भाई अमर सिंह थे। बिहार में इस विद्रोह का दमन विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को आरा के निकट ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया था, किंतु इस दौरान वे अत्यधिक घायल हो गए थे। उनकी बाएं हाथ में गोली लग गई थी, जिसके कारण अंततः 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम वीर कुंवर सिंह की भूमिका को डिटेल में देखेंगे। अभी ओवरऑल हम एक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं विद्रोह के प्रसार का और उसमें शामिल प्रमुख नेताओं का। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था।
कानपुर के विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल और व्हीलर के द्वारा दबाया गया था। नाना साहब को हार का सामना करना पड़ा था और अंततः वे नेपाल चले गए थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी के विद्रोह को दबाने वाले जो अंग्रेज सैनिक थे उनके नेतृत्व करता थे सर हीरोज के नेतृत्व में झांसी के विद्रोह को दबाया गया था। नाना साहब के साथ तात्या टोपे ने कानपुर में हार के बाद रानी का साथ दिया था। 17 जून 1858 में ग्वालियर के युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। एक जमींदार दोस्त के धोखा देने के कारण तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर 15 अप्रैल 1859 को उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो इस तरीके से झांसी के विद्रोह को दबाने में यह अंग्रेज सफल होते हैं। बरेली में जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था खान बहादुर खां। फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्ला। जून 1858 में हुई एक मुठभेड़ में अहमदुल्ला को भी मार दिया गया था। इस तरह हमने 1857 के विद्रोह को भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ऐसे ही मैप बनाकर जो है आप लिखेंगे। यहाँ पर कुछ अन्य बातें दी गई हैं, जैसे 1859 के अंत तक भारत में ब्रिटिश आधिपत्य जो है पूरी तरह फिर से स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों ने नो प्रिजनर्स की नीति को अपनाया, जिसका अर्थ था विद्रोहियों को जेल में कैद न करके उन्हें सामूहिक रूप से मार देना। अंग्रेजों के इस प्रतिशोध को डेविल्स विड कहा गया। यानी 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिस नीति को अपनाया उसका नाम था नो प्रिजनर्स की नीति, जिस नीति के तहत विद्रोहियों को जेल में कैद न करके उन्हें सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। बहुत से विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। इस तरह अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से जो है इस विद्रोह का दमन किया और 1859 के अंत तक ब्रिटिश आधिपत्य को भारत में फिर से स्थापित किया। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, 1857 के विद्रोह में बिहार का क्या योगदान था और उसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण है बीपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से। ज्यादातर प्रश्न जो है बिहार के संदर्भ से ही जोड़कर पूछा जाता है। बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी द्वारा देवघर से किया गया। देवघर जो वर्तमान में आप देखेंगे झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय ये बिहार का ही हिस्सा था। तो देवघर से किया गया, जहां से इस क्रांति का प्रसार संपूर्ण बिहार में हुआ। छपरा, मुजफ्फरपुर, आरा, गया, मोतिहारी, दानापुर व सासाराम इसके प्रमुख केंद्र थे। रोहिणी देवघर के विद्रोह को मैकडोनाल्ड के द्वारा दबाया गया और इसके पश्चात रेजिमेंट टुकड़ी को रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। फिर 3 जुलाई 1857 को, अब एक सीक्वेंस से हम क्रमबद्ध रूप से कहानी के तौर पर जो है इसको देखते जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनना, आपको ये याद हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो रोहिणी से होती है। रोहिणी देवघर जिले में जो पड़ता है, वहां की 32वीं रेजिमेंट के द्वारा 12 जून 1857 को विद्रोह की घोषणा की जाती है, विद्रोह किया जाता है और उसके पश्चात ये विद्रोह संपूर्ण बिहार में फैलता है, जिसमें आप देखेंगे छपरा, मुजफ्फरपुर, आरा, गया, मोतिहारी, दानापुर, सासाराम इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। रोहिणी देवघर में जो विद्रोह होता है इसको मैकडोनाल्ड के द्वारा दबाया जाता है और विद्रोह को दबाने के पश्चात इस 32वीं रेजिमेंट टुकड़ी को रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता होते हैं उनके नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है, जिसमें अफीम एजेंट लॉयल मारा जाता है। बाद में विलियम टेलर ने इस विद्रोह का दमन बड़े ही कठोर उपायों से किया, जिसमें वह सफल भी रहा। पीर अली को गिरफ्तार करके 7 जुलाई 1857 को 17 अन्य विद्रोहियों के साथ फांसी दे दी जाती है। अब पटना के विद्रोह के बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर और दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। 26 जुलाई को वे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के कुशल नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के खिलाफ एक सुव्यवस्थित संघर्ष के लिए शाहाबाद कूच कर गए, जहां बापू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व संभाला। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि 3 जुलाई 1857 को पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और विद्रोह के दौरान अफीम एजेंट लायल मारा जाता है। बाद में इस विद्रोह को विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया जाता है। पीर अली को गिरफ्तार करके 7 जुलाई 1857 को 17 अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर और दानापुर के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। ये सैनिक 26 जुलाई को जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के कुशल नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के खिलाफ एक सुव्यवस्थित संघर्ष के लिए शाहाबाद कूच करते हैं, जहां फिर
बाबू कुंवर सिंह से मिलते हैं और फिर बाबू कुंवर सिंह इस विद्रोही सैनिक का नेतृत्व संभालते हैं। अब यहाँ से एंट्री होती है बाबू कुंवर सिंह की। अब हम आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका होती है। जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह की जो आयु होती है वो 80 वर्ष हो जाती है। तो 80 वर्षीय ये जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला। तत्कालीन पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को पटना में भेंट के लिए आमंत्रण दिया। यहाँ पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर, ये कुंवर सिंह से पहले ही आशंकित थे, क्योंकि कुंवर सिंह इस दौरान अपने दुर्ग की मरम्मत करवा रहे थे। दुर्ग में बंदूक गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए थे और सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहे थे। ऐसे में कमिश्नर विलियम टेलर कुंवर सिंह से आशंकित थे। वे कुंवर सिंह के विद्रोह में शामिल न होने के कारण उन्हें आमंत्रण दिया, उन्हें भेंट के लिए बुलाया, लेकिन मोहम्मद हुसैन और मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात के कारण बापू कुंवर सिंह ने टेलर के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। इसी बीच 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिकों की टुकड़ी ने विद्रोह करते हुए शाहाबाद जिले में प्रवेश किया। हमने ऊपर भी देखा था कि कैसे सैनिकों की एक टुकड़ी कुंवर सिंह के कुशल नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के खिलाफ एक सुव्यवस्थित संघर्ष के लिए शाहाबाद कूच किया था। तो इसी दौरान ये टुकड़ी जो है दानापुर की जो 3 रेजिमेंट सैनिकों की टुकड़ी होती है, ये शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जाती है। तो कुंवर सिंह अपने कुशल नेतृत्व से 4000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हैं और 27 जुलाई को आरा पर अधिकार कर लेते हैं। वीर कुंवर सिंह एक दूरदर्शी नेता थे। उन्हें विद्रोह के भड़कने की पूर्ण आशंका थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए पूर्व नियोजित व्यवस्थाएं भी कर ली थी। जैसे उन्होंने अपने दुर्ग की मरम्मत करवाई, बंदूकें व गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए, सैनिकों की संख्या बढ़ाई, लगभग 10,000 सैनिकों का एक जत्था तैयार किया था। इन्हीं सबके कारण पटना के कमिश्नर जो विलियम टेलर थे, वे कुंवर सिंह को पटना में भेंट के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मोहम्मद हुसैन और मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात के कारण उनके आमंत्रण को ठुकरा दिया था। और फिर इसी बीच देखा जाता है 25 जुलाई 1857 को दानापुर की 3 रेजिमेंट सैनिक की टुकड़ी शाहाबाद जिले प्रवेश कर जाती है। ऐसे में कुंवर सिंह उन सैनिकों के साथ जो है विद्रोह करते हैं और फिर 27 जुलाई को आरा पर वे अधिकार कर लेते हैं। वीर कुंवर सिंह एक दूरदर्शी नेता थे। इस संबंध में हमने बता दिया कि उन्होंने 1857 की क्रांति से पहले ही व्यवस्थाएं कर ली थी, अपने दुर्ग की मरम्मत करवा ली थी, बंदूकें व गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए थे और सैनिकों की संख्याएं बढ़ा दी थी। लगभग 10,000 सैनिकों का एक जत्था तैयार कर लिया था। वीर कुंवर सिंह एक अच्छे योद्धा के साथ साथ कुशल रणनीतिकार भी थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में गोरिल्ला तकनीकी का इस्तेमाल किया था, जिससे अंग्रेज जो है वो अनभिज्ञ रहते थे। पहाड़ों में छिपकर जो है ये युद्ध किया जाता है, गोरिल्ला तकनीकी। तो उन्होंने गोरिल्ला युद्ध तकनीकी को अपनाया था, जिसके कारण जो है अंग्रेज जो है काफी परेशान हुए और अंग्रेजों को बार बार इस युद्ध की तकनीक के द्वारा जो है वीर कुंवर सिंह ने हराया भी। तो इस युद्ध के चलते अंग्रेजों की नाक में उन्होंने दम मचाकर रख दिया था। उन्होंने विद्रोह को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए अन्य विद्रोही नेताओं के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। इसके लिए वे मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ, कानपुर जैसे क्षेत्रों में भी गए, वहां के प्रमुख नेताओं से मिलने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने कहा भी कि कुंवर सिंह जहां है वहीं पर जगदीशपुर है। तो कुंवर सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। कानपुर में उनकी मुलाकात पेशवा नाना साहब से होती है। दिसंबर 1857 में उन्होंने तात्या टोपे व नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में संघर्ष किया, जिसमें वे सफल भी रहे। लखनऊ में उन्होंने विद्रोही नेताओं से मिले और कर्नल मिलमैन और डिन को हराकर आजमगढ़ पर जो है कब्जा कर लेते हैं मार्च 1858 में। वीर कुंवर सिंह से भयभीत अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए की जो है घोषणा भी की थी। आजमगढ़ के बाद वे गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। गाजीपुर के बाद फिर वहां से भी 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। अपने जागीरदारी में वे प्रविष्ट होते हैं। 23 अप्रैल 1858 को जब ये जगदीशपुर में प्रवेश कर रहे थे, उसी दौरान 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को उन्होंने पराजित किया, किंतु वे स्वयं इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस युद्ध के दौरान उनके बाएं हाथ में गोली लगने के कारण शरीर
में जहर फैलने की आशंका हो गई थी। ऐसे में उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित करते हुए कहा था, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि आजमगढ़ गाजीपुर होते हुए ये 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट होते हैं, जहां 23 अप्रैल 1858 को वे कैप्टन ली ग्रांड की सेना के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध में वे कैप्टन ली ग्रांड की सेना को पराजित भी करते हैं, लेकिन स्वयं इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस युद्ध के दौरान उनके बाएं हाथ में गोली लगने के कारण शरीर में जहर फैलने की आशंका होती है। ऐसे में फिर उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और गंगा नदी में अपना बायां हाथ प्रवाहित करते हुए उन्होंने कहा था कि हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। फिर 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप जानते हैं कि 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय पाने के कारण ही इस तिथि को वीर कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया डिटेल में वीर कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी। हालांकि कुछ आलोचक जो हैं वीर कुंवर सिंह की भूमिका के संबंध में कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं को बताते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आंसर को डायनेमिक बनाने के लिए। और कभी कभी यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि आलोचनात्मक टिप्पणी करें, ऐसे में ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ आलोचकों ने 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में कुछ सीमाओं की ओर इशारा करते हैं जो निम्नवत हैं। जैसे जूडिथ ब्राउन और एरिक स्ट्रोक जैसे जो इतिहासकार हैं 1857 की विद्रोह को सामंतों के द्वारा नेतृत्व किए जाने के कारण इसे सामंती और अभिजात्यवाद चरित्र वाला विद्रोह कहते हैं। तो सामंती और अभिजात्य चरित्र वाला विद्रोह कहते हैं कुछ इतिहासकार, जिसमें जूडिथ ब्राउन और एरिक स्ट्रोक का नाम प्रमुख रूप से आता है। और ऐसे सामंतों के लिए इन इतिहासकारों ने उदाहरण के तौर पर वीर कुंवर सिंह का भी नाम लिया है। तो वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व की ये सीमाएं हैं, जिसमें पहला आप पॉइंट यही बता देंगे कि ये जो विद्रोह है वो सामंती और अभिजात्य चरित्र वाला था, जूडिथ ब्राउन और एरिक स्ट्रोक जैसे इतिहासकारों को कोट करते हुए। और इन इतिहासकारों ने ऐसे सामंतों के लिए उदाहरण के तौर पर कुंवर सिंह का नाम भी लिया है प्रमुख रूप से। चूंकि कुंवर सिंह को अंग्रेजों द्वारा उनकी संपदा से वंचित कर दिया गया था। आप जानते हैं कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और इनकी जमींदारी को जो है छीन लिया गया था वारंटो नियम के तहत। ऐसे में आलोचक कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह का जो नेतृत्व था ये व्यक्तिगत हित से प्रेरित था। तो ये भी वीर कुंवर सिंह की भूमिका की एक सीमा हो जाती है। वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों द्वारा उनकी संपदा से वंचित कर दिया गया था, इसलिए वह आंशिक रूप से अपने व्यक्तिगत हित से प्रेरित थे। दूसरा, यहाँ पर आलोचकों के द्वारा टिप्पणी की जाती है इनकी सीमाओं में कि उनकी स्वयं की वास्तविक शक्ति जो है वो कम थी। आप जानते हैं इनकी आयु 80 वर्ष की इस दौरान हो गई थी। ऐसे में जो उनकी शक्ति के जो प्रमुख स्रोत थे वे भारतीय सेना से प्रशिक्षित सिपाही थे और अप्रशिक्षित अनुयायी थे जो हजारों की संख्या में थे। स्वयं के आश्रित उनके भाई और भतीजे थे, जिसमें अमर सिंह और निशान सिंह का नाम प्रमुख रूप से आप बता सकते हैं। और प्रांतों के अन्य असंतुष्ट जो है जमींदार थे, यही उनकी शक्ति के प्रमुख स्रोत थे। उनकी स्वयं की वास्तविक शक्ति जो है वो कम थी। आलोचक ये भी कहते हैं कि विद्रोह का दृष्टिकोण पारंपरिक था, इसलिए वीर कुंवर सिंह का जो प्रतिरोध था उस प्रतिरोध ने किसी सामाजिक विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। ये भी वीर कुंवर सिंह की भूमिका की सीमाओं में से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये सीमाएं हैं वीर कुंवर सिंह की भूमिका की इस विद्रोह के संबंध में। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। यद्यपि कुछ सीमाओं के बावजूद कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। हमने वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व देखा बिहार के संदर्भ में, और वह ओवरऑल इन्होंने इस विद्रोह को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए कैसे अन्य विद्रोही नेताओं के साथ जो है गठबंधन बनाने की कोशिश की। इसके लिए वे अलग अलग जगहों पर गए भी, जिसमें कानपुर, लखनऊ, गाजीपुर, रीवा, मिर्जापुर, ये सभी क्षेत्र आप देखते हैं। सीमाएं भले ही थी वीर कुंवर सिंह की भूमिका में, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था। उन्होंने अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में उच्चतम स्तर की बहादुरी, दूरदर्शिता, अनुशासन, कूटनीतिक और रणनीतिक कौशल के साथ साथ देशभक्ति के मूल्य का परिचय दिया था। इस विद्रोह के दौरान उनकी भूमिका पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने, अब ये नाम याद रखना है, ब्रिटिश इतिहासकार होम्स का जो स्टेटमेंट है ये आपके आंसर को एनरिच करेगा।
आपके कंक्लूजन को एनरिच करेगा। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा था वीर कुंवर सिंह की भूमिका के संबंध में, अगर वीर कुंवर सिंह युवा होते तो शायद अंग्रेजों को वर्ष 1857 में भारत छोड़ना पड़ता। एक बड़ा स्टेटमेंट है वीर कुंवर सिंह की भूमिका के संबंध में, तो याद रखिएगा। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर वीर कुंवर सिंह युवा होते तो शायद अंग्रेजों को वर्ष 1857 में भारत छोड़ना पड़ता। तो इस तरीके से हमने अभी तक 1857 की क्रांति के संबंध में इस टॉपिक की भूमिका को पढ़ा, विद्रोह के कारणों को डिटेल में डिस्कस किया, विद्रोह का प्रसार और उसमें शामिल नेता और अंग्रेज किस तरीके से इस विद्रोह का दमन करते हैं, उन दमनकर्ता अंग्रेजों के नामों को भी हमने जाना। दिन क्रांति का बिहार में क्या योगदान होता है, और फिर वीर कुंवर सिंह की भूमिका को हमने देखा इस क्रांति के संबंध में। डिटेल में इन पॉइंटों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़कर भारत को स्वाधीन करा देंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 और वर्षों तक आप जानते हैं भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में अंग्रेज सफल होते हैं। इस महान क्रांति, इस महान विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, उन कारणों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला कारण था इस विद्रोह की असफलता के पीछे कि अखिल भारतीय सहभागिता का इस क्रांति में अभाव देखने को मिलता है। विद्रोह मुख्य रूप से भारत के केंद्रीय भाग में आप जानते हैं सीमित रहा। कल हमने विद्रोह के प्रसार को देखा था, तो विद्रोह का प्रसार देखते हैं तो ये मध्य भाग में सीमित रहता है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और बिहार में आप देखते हैं, और मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र छूता है, और दिल्ली आप जानते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो मध्य भारत है, केवल यहीं तक ये 1857 की क्रांति का प्रसार आपको देखने का मिलता है। बाकी जो भारत का हिस्सा होता है इस क्रांति से अछूता रहता है। देश का जो पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भाग है अधिकतर इस क्रांति से अप्रभावित रहा। एक आकलन के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 और कुल जनसंख्या का 1/10 से अधिक भाग जो है इस क्रांति, इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव इसका एक कारण है इसकी असफलता के पीछे। दूसरा जो कारण बताया जाता है इस विद्रोह की असफलता के पीछे, वो है समाज के सभी वर्गों से सहयोग का अभाव, जिसमें आप जानते हैं पढ़े लिखे जो भारतीय थे, साहूकार, तालुकादार और जो व्यापारी थे, इनका जो है इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं देखा गया था। साथ ही बहुत से भारतीय राजाओं ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इंदौर के होलकर, पटियाला के शासक, सिंध व अन्य सिख सरदारों ने इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। कैनिंग का एक स्टेटमेंट है, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको जरूर याद रखना है, और यही स्टेटमेंट और एग्जाम्पल ही आपके आंसर को इनरिच करते हैं और औरों से अधिक मार्क्स आपको एग्जामिनर प्रोवाइड कराता है। तो कैनिंग का एक स्टेटमेंट है इस संबंध में, उन शासकों में कौन से शासक, वे शासक जो इस 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। तो कैनिंग कहता है उन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा हमें एक झोंके में बहा ले जाते। तो ये स्टेटमेंट कैनिंग का है, याद रखिएगा। उन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा हमें एक झोंके में, ये जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति के द्वारा हमें एक झोंके में जो है बहा लिया ले जाता है। राइट, तो ये कैनिंग का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने असफलता के कारणों में दो मेन कारण देखे, एक तो अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव और दूसरा देखा समाज के सभी वर्गों से असहयोग का अभाव। तीसरा आप कारण देखेंगे विद्रोह कमजोर रूप से असंगठित था, इसमें एक साथ कार्य करने और समन्वय का अभाव था। पूरे देश में एक साथ विद्रोह प्रारंभ करने के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति अगर शुरू होती तो इसका व्यापक प्रभाव होता, अंग्रेजों को इसे दबाना जो है असंभव हो जाता। 31 मई 1857 को पूरे देश में क्रांति की जाएगी, उसका उद्घोष किया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन सैनिकों ने आक्रोश में आकर इस क्रांति को 31 मई से पहले ही यानी 10 मई 1857 को ही विद्रोह की घोषणा कर दी, जिससे देश के विभिन्न भागों में विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो अलग अलग दिन हुई। इससे अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में आसानी हुई। अनेक स्थानों पर 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। तो इस क्रांति की असफलता के पीछे ये बहुत बड़ा कारण बन के आता है कि पहले योजना बनाई जाती है कि 31 मई 1857 के दिन जो है हम पूरे देश में इस विद्रोह की घोषणा करेंगे, लेकिन सैनिक यहाँ पर आक्रोशित होते हैं और इस योजना
के विपरीत 10 मई 1857 को ही विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। ऐसे में जो ये क्रांति हुई फिर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन हुई और इस तरह फिर जो अंग्रेज थे इस क्रांति को दबाने में सफल हुए। अंग्रेजों की संख्या कम थी, अगर ये विद्रोह एक साथ होता तो इस विद्रोह को दबाना असंभव होता। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन हुई तो अब अंग्रेज जो है इस क्रांति को आसानी से दबा सके, तो ये असफलता का एक कारण बनता है। अगला अगर आप कारण देखेंगे 1857 की विद्रोह की असफलता के पीछे, तो समन्वय के अभाव में कमजोर नेतृत्व और एकबद्ध विचारधारा की कमी दिखाई देती है। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी, ना ही उनके पास भविष्योन्मुखी कोई कार्यक्रम था और ना ही उनके पास कोई एक सुसंगत विचारधारा थी। विभिन्न विद्रोही समूह अपने अपने नेतृत्व के उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। आप जानते हैं सभी इस विद्रोह में जो प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता होते हैं वो सभी अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे होते हैं। बेगम हजरत महल अपने उद्देश्य के लिए, झांसी की रानी अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, और इधर बिहार में जगदीश कुंवर सिंह वो अपनी जमींदारी उनकी छीन गई थी तो उस जागीरदारी जमींदारी को प्राप्त करने के लिए। तो इनके अलग अलग उद्देश्य थे जिससे इस विद्रोह को एक बद्ध विचारधारा नहीं मिल सकी और ना ही कोई भविष्योन्मुखी कार्यक्रम मिला। तो ये इसकी असफलता के पीछे एक प्रमुख कारण होता है। समन्वय के अभाव में मुख्य नेता जैसे तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई आदि अपने अंग्रेज विरोधियों जैसे लॉरेंस बंधु, जॉन निकोलसन आदि के रण कौशल की तुलना में उतने निपुण भी नहीं थे। तो ये कारण है असफलता के पीछे प्रमुख रूप से। ये भी आप बता सकते हैं कि समन्वय के अभाव में कमजोर नेतृत्व और एकबद्ध विचारधारा की कमी होती है। नाना साहब तात्या टोपे मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहते थे, वहीं रानी लक्ष्मीबाई अपने खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आर्थिक संसाधनों का अभाव भी इस विद्रोह की असफलता के पीछे एक प्रमुख कारण था। भारतीय क्रांतिकारियों के पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी और उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे तो वो केवल पारंपरिक हथियार थे, तलवार, भाले। और वहीं अगर अंग्रेजों के पास देखेंगे तो उनके पास तोपें थी, आधुनिक हथियार थे, लंबी दूरी तक निशाना साधने वाली बंदूकें थे। तो पारंपरिक हथियार इन आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं सकी। उसके अलावा आप देखेंगे अंग्रेजों के पास रेल, डाक, तार, परिवहन एवं संचार के अन्य जो संसाधन थे उस पर भी अंग्रेजी सत्ता काबिज थी और इन संसाधनों का प्रयोग करके अपने संसाधनों को जो है अन्य सैनिकों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सूचना एवं संचार के माध्यम से जो भी जानकारी होती थी वो तेजी से पहुंच जाती थी और वहीं भारतीयों के पास जो है इन सभी संसाधनों का अभाव था। तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है इस क्रांति की असफलता के पीछे। इसके अलावा विद्रोह का स्वरूप जो था वो रूढ़िवादी प्रकृति का था। इसके नेताओं में आधुनिक सोच का अभाव था। तो इस विद्रोह की असफलता के पीछे ये प्रमुख कारण थे। अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव, समाज के सभी वर्गों से सहयोग का अभाव, विद्रोह कमजोर रूप से असंगठित था, इसमें एक साथ कार्य करने और समन्वय का भी अभाव देखने को मिलता है। समन्वय के अभाव के कारण नेतृत्व जो होता है वो कमजोर हो जाता है और एक बद्ध विचारधारा की कमी देखने को इसमें मिलती है। आर्थिक संसाधनों का भारतीयों के पास अभाव था। विद्रोह का स्वरूप रूढ़िवादी प्रकृति का था जिसमें इन नेताओं में जो है आधुनिक सोच का अभाव था। ऐसे में जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हो सका। तो ये विद्रोह की असफलता के कारण है। अब हम देखेंगे विद्रोह की प्रकृति और इसका स्वरूप क्या था। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह मात्र सिपाही विद्रोह था। हालांकि यह इस घटना की संपूर्ण तस्वीर नहीं है, यानी जो ब्रिटिश इतिहासकार इसे केवल सिपाही विद्रोह कहते हैं, ये इस पूरी घटना का संपूर्ण तस्वीर नहीं खींचती है। जैसा कि आप जानते हैं सिपाहियों के अलावा जो है इसमें आम लोगों के विभिन्न वर्गों ने भी भागीदारी की थी। सिपाहियों का असंतोष इस विप्लव का मात्र एक कारण था। यानी जो सिपाही विद्रोह कहते हैं वो बस इसको उस नजरिए से देखते हैं कि 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो सिपाहियों के द्वारा की जाती है। 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण होता है वो केवल सिपाहियों के द्वारा देखने को मिलता है। बाकी इस विद्रोह में सिपाहियों के अलावा आम लोगों ने भी भागीदारी दिखाई थी। ऐसे में केवल इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं। तो विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप को आपको इसी तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखते जाना है और अंत में
हम इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आखिर में विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप कैसा था। हालांकि हमने इंट्रो पार्ट में बता दिया कि विद्रोह की प्रकृति पर जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न है। अलग अलग इतिहासकार इस विद्रोह की प्रकृति के संबंध में अलग अलग मत देते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जो इसे केवल सिपाही विद्रोह कहते हैं, उसका जो है यहाँ हमने खंडन किया कि ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस विद्रोह में जो है आम लोगों के विभिन्न वर्गों ने भी सहभागिता दिखाई थी। 1857 के संपूर्ण घटनाक्रम पर अगर आप सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक स्वतंत्रता संघर्ष था। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा प्रदान करके इसके महत्व को कम करने की कोशिश की। जेम्स आउड्रम, फ्रेड रॉबर्ट्स, जॉन सीले, हार्वर्ड रिसेल जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों के साथ साथ आर.सी. मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, पूरन चंद जोशी जैसे भारतीय इतिहासकार, ये कुछ नाम आपको जरूर याद रखने हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। ये वो नाम है जिन्होंने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जेम्स आउड्रम, फ्रेड रॉबर्ट्स, जॉन सीले और हार्वर्ड रसेल आदि प्रमुख ब्रिटिश इतिहासकार थे। और उसी के साथ जो ब्रिटिश समर्थक भारतीय इतिहासकार थे, जिनमें आर.सी. मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन और पूरन चंद जोशी के नाम को आप देख सकते हैं। इन सभी भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को सैनिकों द्वारा छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में व्याख्यायित किया। इनका मानना है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकार, जिसमें बी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेंजामिन डिजराइली, जस्टिस मैकार्थी आदि इतिहासकार 1857 की क्रांति को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी। तो दो मत यहाँ देखने को मिलता है। एक मत वो है जो इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में देखता है, और दूसरा मत वो है जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष के रूप में इसको देखता है। अन्य इतिहासकारों ने भी इस विद्रोह के संबंध में अलग अलग मत दिए हैं। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध में इस विद्रोह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में व्याख्या की। अब आपको कुछ यहाँ पर जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके कुछ कथन आपको याद रखने हैं, जो आपकी बात को जो है प्रमाणित करेंगे और ये आपके आंसर को इनरिच भी करेंगे। तो आपको ये कम से कम इतने कथन याद रखने हैं। जैसे बी.डी. सावरकर का कथन याद रखना है। इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो लिखी थी, इस पुस्तक में इन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में व्याख्या की। इसी तरह जो एस.एन. सेन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक 1877 यानी 1857 में विद्रोह को धर्म के लिए युद्ध के तौर पर शुरू होना जिसका अंत स्वतंत्रता के रूप में हुआ, इस तरह व्याख्यायित किया। आर.सी. मजूमदार ने कहा, ना तो ये प्रथम और ना ही राष्ट्रीय विप्लव था और ना ही ये स्वतंत्रता का युद्ध था। ये आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट है। विपिन चंद्र ने 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं अलग अलग इतिहासकारों के, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम इस सेक्शन के निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं कि आखिर ये विद्रोह किस तरीके का था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह को वर्गीकृत करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत रखते हैं। यद्यपि अभी तक कोई भी इसे स्वतंत्रता के युद्ध के तौर पर स्वीकार नहीं कर सका। इसने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का बीज रोपण किया, लेकिन एकल राष्ट्रीयता की अवधारणा 1857 के विद्रोह की देन नहीं थी। आपने यहाँ पर ये बता दिया कि 1857 का जो विद्रोह है ये बेसिकली भारत को स्वाधीन कराने या भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा गया था, और इतिहासकार जो है इस बात से सहमत भी हैं, क्योंकि इस विद्रोह ने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का बीज रोपण मात्र किया था। इस विद्रोह में एकल राष्ट्रीयता की अवधारणा नहीं देखी जाती है, और हमने इसके असफल कारणों में इस बात को देखा भी था। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम महान प्रयास एवं संघर्ष था। स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों का अपने देश से निकालने का यह पहला प्रयास 1857 के विद्रोह में ही हुआ था। एक कोशिश की गई थी, इसलिए इसको हम प्रथम संघर्ष के रूप में कह सकते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोग, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय था, जिस तरीके से एकजुट होकर
इस संघर्ष में सहभागिता दिखाई थी। वैसे में हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष था, और यही कहना जो है सर्वथा युक्ति संगत भी है। जैसा कि ए बी चौधरी कहते भी हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, चाहे वो नागरिक विद्रोह हो या फिर जनजातियों के द्वारा किए गए संथाल मुंडा जैसे विद्रोह थे। लेकिन उन विद्रोह की कमी ये थी कि उसमें जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है विभिन्न वर्गों के लोग जो है शामिल नहीं हुए थे। सबका अपना इंडिविजुअल वहां पर विद्रोह था। नागरिकों के द्वारा नागरिक समूह ने मिलकर विद्रोह किया। जनजातियों के जो विद्रोह थे उसमें केवल जनजाति वर्गों की सहभागिता देखी गई। लेकिन ये 1857 की क्रांति जो है ये पहला प्रथम प्रयास था औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, जिसमें विभिन्न वर्गों ने जो है सामूहिक रूप से प्रयास किया था इस औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए। तो ये आप स्वरूप के प्रकृति में सभी बातों को जो है शामिल करते हुए एक एक करके क्रमबद्ध रूप से जो है इसको आप लिखेंगे और लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ए बी चौधरी के स्टेटमेंट के साथ 1857 का विद्रोह विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का ये पहला संयुक्त प्रयास था। अब हम देखेंगे इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव निकल कर आते हैं, यानी विद्रोह का दमन करने के बाद जो है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए, और वही इस विद्रोह के परिणाम और प्रभाव होंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश शासन को गहरा आघात पहुंचाया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी स्तर पर जो है फेरबदल किए गए थे जो निम्नवत हैं। तो परिणामों या प्रभाव में सबसे पहले हम देखेंगे इस विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की शासक घोषित कर दिया गया था। तो अभी तक भारत में जो ब्रिटिश सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है शासित की जाती थी। इस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त करके भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत का जो शासन प्रशासन था वो डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के हाथों सौंप दिया गया था। अब भारत के लिए राजकीय सचिव जिसमें जो है 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद थी उसका सहयोग प्राप्त होगा, और जो भारत में शासन के लिए जिम्मेदार था। पहले अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास था, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके एक राजकीय सचिव का पद जो है निर्धारित किया गया, और उस सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाएगी जिसमें 15 जो है भारतीय सदस्य भी थे। अब ये भारत में शासन के लिए जिम्मेदार थे, जो पहले कंपनी के निदेशक इसमें होते थे शासन के संबंध में। तो यहाँ पर कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की शासक घोषित किया। भारतीय सेना को पूर्ण रूप से यहाँ पर पुनर्गठित किया गया, जिसके अंतर्गत यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ाई गई। बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 यूरोपीय सिपाही, और इसी तरह बंबई और मद्रास में 5 भारतीय सिपाहियों पर 2 यूरोपीय सिपाहियों को सुनिश्चित किया गया। यूरोपीय सैनिक तोपखाने व मैदानों में सैनिकों की क्रमिक आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी थे। तो इस तरीके का विद्रोह फिर से हो उससे निपटने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने सेना का जो है पुनर्गठन किया, और सेना के पुनर्गठन में सबसे जो महत्वपूर्ण बातें शामिल की, एक तो यूरोपीय जवानों की संख्याएं बढ़ा दी, और दूसरा उन जगहों पर जहां पर जो सैनिक थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े वैसी जगहों में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। जैसे बंगाल की सेना में आप देखेंगे तो 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सिपाही रखा गया। वहीं जहां आप देखेंगे मद्रास और बंबई जहां के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, वहां के सैनिकों में यूरोपियों की संख्या जो है वो कम की गई थी। जैसे मद्रास और मुंबई में 5 भारतीय सिपाहियों में केवल 2 यूरोपीय सिपाहियों को रखा गया था, और जो प्रमुख तोपखाने वगैरह थे वो केवल यूरोपीय सैनिकों को सौंप दिए गए थे। तो ये सेना का पुनर्गठन हुआ विद्रोह के पश्चात। ये महत्वपूर्ण प्रभाव परिणाम आप बता सकते हैं। और इस सेना के पुनर्गठन के लिए ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन का गठन किया था। सेना के भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था। जवानों में राष्ट्रीयता की भावना ना जागे, इसके लिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की थी। भारतीय सेना का इस तरीके से जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों को विभाजित करने का जो काम है वो रॉयल कमीशन को दिया गया था। तो इसके लिए रॉयल कमीशन का गठन भी किया गया था। अब यहाँ आप अगला पॉइंट बताएंगे परिणाम प्रभावों में कि अंग्रेजों के द्वारा केवल सेना में नहीं बल्कि सामान्य जनता में भी
होड़ डालो और शासन करो की नीति का पालन करना आरंभ कर दिया गया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ रूढ़िवादी नजरिया अपनाया, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों को लगता था कि 1857 की जो क्रांति है उसमें मुख्य रूप से जो है मुस्लिमों का जो है षड्यंत्र शामिल था। हालांकि अंग्रेजों की मुसलमानों के प्रति ये जो रूढ़िवादी नजरिया होता है वो कुछ समय बाद बदल भी जाता है। बाद में मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार जैसे अधिनियम देखे जाते हैं। इन सभी नीतियों के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समस्याएं पैदा होती हैं और सांप्रदायिकता का विकास भी होता है। स्थानीय राजाओं से सहयोग के समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा विद्रोह के पश्चात प्रमुख प्रयास किए जाते हैं। ब्रिटेन की महारानी की घोषणा के अनुसार रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया। विलय की पूर्ण नीति को छोड़कर शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अवसर मिला। जैसे हमने देखा था 1857 की क्रांति के कारणों में विले जिले की सहायक संघ या डलहौजी की जो हड़प नीति है, उन नीतियों के तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो अब इस विद्रोह के पश्चात स्थानीय राजाओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की थी कि रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया जाएगा और इन परिवर्तनों के तहत विलय की जो पूर्व नीति थी उनको छोड़कर शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अवसर दिया जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा। अंग्रेजों ने भूपतियों, जिसमें जमींदार राजकुमार जो थे, उनके संरक्षण की नीतियां अपनाई। आप जानते हैं कि जैसे बिहार हो गया, उसमें जो बिहार के वीर कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के जमींदार थे, जागीरदार थे। तो उनकी जागीर को छीनना वीर कुंवर सिंह का इस विद्रोह में शामिल होने का कारण बन जाता है। तो अंग्रेजों ने अब इन भूपतियों, जमींदारों और राजकुमारों के संरक्षण की नीतियां अपनाई ताकि अपनी स्थिति को देश में मजबूती से स्थापित कर सके। और इसके लिए 1858 में इनाम कमीशन का गठन किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने भारत में लोगों के सामाजिक कृत्य एवं धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय लिया ताकि भारतीय समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग है वो इनसे असंतुष्ट न हो। स्थानीय सरकारों को करारोपण की कुछ मदों को सौंपकर वित्तीय व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया। विद्रोह के पश्चात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में भारतीयों की अधिक सहभागिता के साथ प्रशासनिक बदलाव किए गए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ये बदलाव भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के द्वारा लागू किए गए। तो इन अधिनियमों की चर्चा आप जरूर करेंगे। क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किया ताकि भारतीय अपने धर्म और संस्कृति के बजाय पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हों। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इस विद्रोह के पश्चात जो है वैचारिक औपनिवेशिक शासन को स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम सामने आए वो इस तरह देख सकते हैं। इस क्रांति के पश्चात भारतीयों में आत्मबल में वृद्धि होती है। यह भारतीयों की सुसुप्त चेतना को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करती है। संगठन और एकता की शक्ति की प्रेरणा मिलती है। 1857 की क्रांति की असफलता के पीछे था संगठन और एकता का भाव। तो अब आगे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनके लिए जो ये प्रेरणा मिल जाती है कि आंदोलन के लिए एक संगठन और एकता का होना बहुत जरूरी है। तो संगठन और एकता की शक्ति की प्रेरणा यहाँ से मिलती है। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। भारतीयों में राजनीतिक जागृति आती है और इसी राजनीतिक जागृति के कारण ही हम देखते हैं भारतीयों में स्वशासन की प्राप्ति की एक नव चेतना का विकास होता है। स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। अंग्रेजों ने विद्रोह को कठोरता से आप जानते हैं दमित किया था, जिससे उनका असली चेहरा जो है भारतीयों के सामने आया। वस्तुतः अंग्रेजों की सैन्य शक्ति को समझते हुए भारतीयों ने आगे चलकर असहयोग सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जिसमें वो सफल भी हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो भारतीयों के पक्ष में भी रहे इस विद्रोह में देखा जा सकता है। तो परिणामों को हमने यहाँ पर पॉइंट फॉर्मेट में एक एक करके बता दिया है। अब हम इस विद्रोह के महत्व को देखते हैं। विद्रोह का महत्व बेसिकली इसके सकारात्मक परिणाम ही होंगे। जैसे 1857 के विद्रोह में भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, ये इस विद्रोह का महत्व हो जाता है। इस विद्रोह में हिंदू मुसलमानों ने भी सभी स्तरों पर एकता का जबरदस्त परिचय दिया। उदाहरण के तौर पर दिखा सकते हैं कि सभी नेताओं ने बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट के रूप में स्वीकार किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के परिचयों में से एक पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा बिंदु आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों विद्रोहियों ने एक दूसरे की भावना का सम्मान किया। उदाहरण के तौर पर
गौ हत्या का तत्काल जो है निषेध यहाँ पर कर दिया गया था। इस क्रांति के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी देखा गया। उदाहरण के लिए नाना साहब के पक्ष में राजनीतिक प्रचार के विशेषज्ञ अजीमुल्ला थे और वहीं रानी लक्ष्मीबाई को अफगान सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। तो इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम की एकता का जो है जबरदस्त परिचय देखा गया। इस विद्रोह का महत्व बताता है और आगे हम देखते भी हैं कि खिलाफत और असहयोग आंदोलनों में भी हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिलती है। हालांकि बाद में फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन किया जाता है। सांप्रदायिकता की भावना को जगाकर मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्लो मिंटो जैसे अधिनियम पारित किए जाते हैं और फिर फूट डालो राज करो की नीति की जाती है। इस प्रकार 1857 का विद्रोह ये दर्शाता है कि भारत के लोग और राजनीति 1858 से पहले जो है सांप्रदायिक नहीं थी। सांप्रदायिकता की जो ये भावना है ये अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीयों में प्रवेश कराई गई अलग अलग नीतियों के माध्यम से। संगठन और योजना निर्माण की महत्ता भारतीयों को समझ में आ गई। ये इस विद्रोह का महत्व रहता है और इसी प्रेरणा के कारण आगे के स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत सफल होते हैं। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन प्रशासन के दोषों को विश्व के सम्मुख उजागर किया, क्योंकि इसके बारे में न केवल भारतीयों ने लिखा बल्कि भारतीयों के साथ साथ विदेशी इतिहासकारों ने भी लिखा, जिसमें बेंजामिन डिज़राइल, कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं। भारतीयों में राजनीतिक जागृति के साथ साथ आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए नए दृष्टिकोण की इस विद्रोह ने प्रेरणा दी। असहयोग सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी कुछ उदाहरण देख सकते हैं। खिलाफत, असहयोग, चंपारण सत्याग्रह व किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो मुख्य रूप से कर न देने का प्रस्ताव शामिल था आदि इसके सक्रिय उदाहरण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का महत्व काफी महत्वपूर्ण रहा। ब्रिटिश प्रशासन एवं नीतियों में अमूलचूल परिवर्तन किए गए। एक अति केंद्रीकृत प्रतिक्रियावादी सरकार अस्तित्व में आई। देश के साथ ही बिहार में भी प्रशासनिक एकीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। तो ये इस टॉपिक का निष्कर्ष हो जाता है। तो हमने यहाँ पर विद्रोह के महत्व को भी देखा और विद्रोह के परिणाम और प्रभावों को भी देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार का विशेष संदर्भ पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे। 1857 की क्रांति का जो प्रसार होता है मुख्यतः केंद्रीय हिस्से में होता है भारत के, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार शामिल होता है। तो जो भी परिणाम और प्रभाव देखे जाएंगे वो बिहार के विशेष संदर्भ में भी यही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बस आपको बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल या बिहार शब्द को कोट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर इसके महत्व में दिखाया कि कैसे भारतीयों में राजनीतिक जागृति और आगे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरणा मिली। और इस राष्ट्रीय आंदोलनों में हमने बिहार में हुए किसान आंदोलनों का एग्जाम्पल देख सकते हैं। बिहार में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो ये इसके कुछ सक्रिय उदाहरण हैं। वीर कुंवर सिंह की जमींदारी को ले लिया गया था, उनकी जागीरदारी को छीन लिया गया था। तो परिणामों में हमने दिखा दिया कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने बाद में इन जमींदारों भूपतियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इनके संरक्षण की नीति अपनाई और इसके लिए एक इनाम कमीशन का भी गठन किया गया। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं और यहीं पर वीर कुंवर सिंह का जो है एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो प्रभाव में कोई अन्य प्रभाव नहीं होंगे। जो प्रभाव समग्र रूप से देश में 1857 की विद्रोह के पश्चात देखा गया वही बिहार में भी आप दिखाएंगे। बंगाल, चूंकि बिहार पहले बंगाल का ही हिस्सा था, तो यहाँ पर सैनिकों के संबंध में वही एग्जाम्पल होगा कि कैसे सैनिकों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई। यूरोपीय सैनिक और भारतीय सिपाहियों की सैनिकों की संख्या में जो अनुपातिक बदलाव हुआ उसको आप बताएंगे। तो ये प्रभाव सभी बिहार के संदर्भ में भी शामिल होंगे और ओवरऑल समग्र रूप से पूछा जाएगा तो यही प्रभाव रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। हमने सभी डायमेंशन को कवर कर लिया है इस 1857 की क्रांति के संबंध में। मिलेंगे अपनी किसी दूसरी क्लास के साथ में, अन्य टॉपिक के साथ में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।